हेलो स्टूडेंट्स। मैं चंदन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जगजीवन कॉलेज आरा। स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड को अध्ययन करने जा रहे हैं। यह हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी के इतिहास का से संबंधित तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि हम 1500 से लेकर 1850 ईस्वी तक के दौरान क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में जो कुछ भी डेवलपमेंट या इवेंट्स हुए हैं जिनका संबंध क्लिनिकल साइकोलॉजी से है, उसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें हमने एंशिएंट पीरियड और मिडाइवल पीरियड में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए थे, क्लिनिकल साइकोलॉजी से संबंधित डेवलपमेंट जो थे, उसकी चर्चा की थी। मिडिल पीरियड में जैसा कि हमने बताया था आपको कि यह पीरियड जो यूरोपियन हिस्ट्री के लिए डार्क पीरियड या डार्क एज से जाना जाता था। इस दौरान हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की थी वह थी एक्सोर्सिज्म एंड विचक्राफ्ट। फिर हमने इसमें मास मैडनेस के बारे में चर्चा किया था। फिर हमने उसमें लाइकेंथेरेपी के बारे में चर्चा किया था। और फिर पर्शियन जो है अविसेना, जो एक जिन्होंने एक बुक लिखा था द कैनन ऑफ मेडिसिन्स, अविसेना के बारे में हमने, पर्शियन फिजिशियन थे, उनके बारे में हमने चर्चा किया था। अब इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न पीरियड में, यानी कि फेज़ 1 मॉडर्न पीरियड अर्थात 1500 लेके 1850 तक के बीच जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि इस दौरान जो मेंटली इल हुआ करते थे उनके ट्रीटमेंट के लिए मोनेस्ट्रीज एंड रिलीजियस सोसाइटीज़ का शुरुआत होने लगा। अर्थात बहुत सारे मोनेस्ट्रीज एंड रिलीजियस सोसाइटीज़ जो थी उनको वो जो एग्जिस्ट करती थी वहाँ पर मेंटली इल पीपल्स के इलाज के लिए रखा जाने लगा। हालांकि इस पीरियड में क्रिश्चियनिटी वाज स्टिल प्रैक्टिस्ड। क्रिश्चियनिटी, पादरियों का, पुजारियों का अभी भी समाज में दबदबा था और लोग उनके द्वारा दिए गए उपायों के माध्यम से या उनके द्वारा बताए गए मार्ग का लोग अभी भी फॉलो करते थे। अर्थात जब लोगों को मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता था तो इसको इलाज के लिए अभी भी पादरियों के पास जाया करते थे और पादरी या चर्च के जो पुजारी हुआ करते थे वो लोगों को ऑफ़र करते थे, जैसे कि होली वाटर, कुछ ऐसे मलहम या लेप, या थ्रू ब्रीथ एंड स्पिटल, जो अपने अपने फूंक और थूक के माध्यम से वो इस समय भी इलाज कर रहे थे। उस दौरान कुछ फोक रेमेडीज़ भी थी और इसमें जो था वो जो कम्युनिटी या जो क्लैन के जो हीलर हुआ करते थे या जिनको जड़ी बूटियों का नॉलेज हुआ करता था, वो भी, उनके पास भी लोग जाया करते थे और उनके द्वारा जो भी औषधि दी जाती थी उसका लोग प्रयोग किया करते थे। ऐसी औषधियाँ ज़्यादातर जो होती थी वो पौधों के जड़ या उनके छाल या प्लांट्स के पत्ते, इन सारी चीज़ों का वो यूज किया करते थे। इसका वो औषधि बनाते थे और इस औषधियों का लोग उपयोग करते थे। इनमें से कुछ औषधियाँ ऐसी होती थी
जो एंग्री पेशेंट्स को, जो क्रोधी मिजाज के हुआ करते थे, उनको थोड़ा सा कूल एंड काम, यानी कि थोड़ा शांति प्रदान करती थी। और जो लोग इनएक्टिव टाइप के हुआ करते थे, उनको एनर्जी देना या एनर्जाइज करना। तो इस प्रकार के बहुत सारी औषधियाँ थी जिनका प्रयोग उस समय एज ए फोक रेमेडीज़ फॉर द मेंटल डिस्टर्ब पर्सन्स के लिए हुआ करता था। मगर उस दौरान अभी भी विच हंटिंग एंड विच क्राफ्ट जो था, यानी कि डायन और भूत प्रेतों का आ, आ, के द्वारा जो है डायन के द्वारा लोगों को जो लोग पोजेस्ड हुआ करते थे, भूत प्रेतों से जो पोजेस्ड थे, तो ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर विचेस का प्रभाव है या विच के प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। तो विच हंटिंग एंड विच क्राफ्ट स्टिल इट वाज प्रिवलेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जब ये मॉडर्न पीरियड का शुरुआत हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने विच हंटिंग के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने शुरू कर दी। बहुत सारे लोग जिनको कि डायन या चुड़ैल या इस प्रकार के विच मानकर दंड दिया जाता था, प्रताड़ना दिया जाता था, उनको लोगों ने यह माना कि यह जो है मेंटली इल हैं और जो व्यवहार वो प्रदर्शित कर रहे हैं उसके लिए वो स्वयं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका यह कहना था कि जो विच हंटिंग का काम हो रहा है, एक्चुअली ये मेंटली सिक पीपल की हंटिंग हो रही है। यानी कि ये विच हंटिंग नहीं है, बल्कि ऐसे मेंटली रिटार्डेड, मेंटली सिक पर्सन हैं, उनकी हंटिंग हो रही है। उसके लिए उनको एक मानवीय ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज वो फिजिकली इल है। किंतु उस समय के जो मान्यताएं थी या जो क्लर्जी या पादरी या पॉलिटिशियंस थे, वो इस बात से एग्री नहीं थे। तो ऐसे लोग जिन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, उनकी लोग हंसी उड़ाया करते थे, मजाक उड़ाते थे, या फिर उनको सोसाइटी से आइसोलेट कर दिया जाता था, इवन पनिश भी किया जाता था। तो हम देख सकते हैं कि इस दौरान में भी, जो प्रारंभिक पीरियड था मॉडर्न एज के शुरुआती के दौर में भी, सुपरस्टिशंस और रिचुअलिज्म्स अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। किंतु इस दौरान बहुत सारे प्रोग्रेसिव आइडियाज़ और प्रोग्रेसिव थॉट भी आए, जो विभिन्न प्रकार के लोगों के साहसिक कदम का परिणाम था। इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे एसाइलम्स, यानी कि जो मेंटली इल पीपल के रहने के लिए आरोग्यशाला का निर्माण होना शुरू हो गया। ये इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जो पर्टिकुलरली मेंटली इल व्यक्तियों के केयर के लिए बनाया जाता था। अर्लियर जो एसाइलम्स बनाए गए थे, इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति मेंटली इल है या जो मेंटली रिटार्डेड हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज से दूर रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए, और इसी उद्देश्य से अर्ली एसाइलम्स का निर्माण होना शुरू हो गया। तो एसाइलम्स में जो लोग भी मेंटली इल हुआ करते थे, उनको समाज से दूर रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, और यहाँ पर उनको इसलिए रखा जाता था ताकि जो सामान्य लोग हैं, वो उनसे उनको कोई परेशानी न हो, या कोई किसी प्रकार का कोई उसके कारण कोई ट्रबल क्रिएट ना हो। तो ऐसे लोगों को समाज से दूर एसाइलम में रखने की व्यवस्था होने लगी। कहा जाता है कि फर्स्ट एसाइलम जो था वो यूरोप के स्पेन में 1409 में बनाया गया था। किंतु यह कुछ इस पर कंट्रोवर्सीज है, जो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। किंतु 1547 में मोनेस्ट्री ऑफ सेंट मैरी ऑफ बेथलम लंदन में ऑफिशियली हेनरी 8 के द्वारा एसाइलम्स का निर्माण किया गया।
हालांकि यह असाइलम्स कोई प्लेजेंट प्लेसेस या हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था प्रारंभिक दौरान में, बल्कि यह एक प्रकार के या स्टोर प्लेस कह सकते हैं, जिसमें कि मानसिक रूप से विक्षिप्त या मनोरोगियों को रखा जाता था। यह जस्ट लाइक जेल या तहखाना की तरह हुआ करता था, जहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। बहुत गंदगी वहाँ होती थी, लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी, प्लेस नॉइजी होता था। और ये असाइलम्स जस्ट एक सिंबल ऑफ क्रूएल्टी की तरह लगता था। यानी कि पीपल जो थे यहाँ पर, लोगों को जो मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति हुआ करते थे, उनको वहाँ पर भूखा भी रखा जाता था, मारा पीटा जाता था, इनको चैन से, हथकड़ियों से बांध कर रखा जाता था। तो यह प्लेस जो था, यह बहुत अमानवीय ढंग से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो असाइलम्स में लोग हुआ करते थे, उनको लोग एग्जिबिट के लिए, प्रदर्शन के लिए भी बाहर पब्लिक प्लेसेस में ले जाया करते थे, प्रदर्शनी के लिए, ताकि इनके जो बिहेवियर होते थे, जो थोड़े से स्ट्रेंज नेचर के बिहेवियर होते थे, उनको लोगों को दिखा के उनसे पैसा भी कमाया जाता था, या पैसा भी इससे लोग कमाते थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अमानवीय व्यवहार ऐसे लोगों के साथ हुआ करता था, और साथ ही साथ इनको जानवरों की तरह भी ट्रीट किया जाता था। किंतु इन सारे अमानवीय कृत्य के अगेंस्ट में लोगों ने तत्कालीन जो बुद्धिजीवी थे, कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना शुरू किया। और इसी क्रम में नाम आता है विलियम ट्यूक का। विलियम ट्यूक जो थे 1732 से 1822 तक इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और यह बहुत सारे असाइलम्स में विजिट किए, और वहाँ पर जो लोगों की जो डिप्लोरेबल कंडीशंस थे, उसके इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। उन्होंने फंड रेज किया और यॉर्क रिट्रीट नाम का एक रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर खोला, जहाँ पर कि मेंटली इल व्यक्तियों को केयर किया जाता था, डिग्निटी के साथ, डिसेंसी के साथ, काइंडनेस के साथ। यहाँ जो वर्ड रिट्रीट हुआ है, यह एक फंडामेंटली एक डिफरेंट अप्रोच दिखा रहा है मेंटली इल व्यक्तियों को, मेंटली इल व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का एक नया तरीका, एक न्यू वेज जो है, एक नया अप्रोच जो है, वो दिखाई दे रहा है। योग रिट्रीट में जो पेशेंट हुआ करते थे, उनको अच्छे भोजन, फ्रीक्वेंट एक्सरसाइज और उनके साथ फ्रेंडली इंटरेक्शंस, स्टाफ्स के साथ उनका फ्रेंडली इंटरेक्शंस भी हुआ करता था। तो उनका यह व्यू था कि ये जो काइंड एक्सेप्टेंस जो है मेंटली पीपल के साथ, एक अच्छा व्यवहार जो है, उनको उनके साथ एक्सेप्टेंस जो है, वो उनके रिकवर में फ़ायदा करेगा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यवस्था ट्यूब के द्वारा दी गई मेंटली रिटार्डेड के लिए, एक प्रकार से एक नए तरीका जो है, यो ह्यूमनिस्टिक वे से ट्रीटमेंट का एक नए तरीके का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको कि हम ह्यूमन साइकेट्रिक या ह्यूमनिस्टिक वे ऑफ ट्रीटिंग द साइकोलॉजिकल इल पीपल भी कहते हैं। तो जो यॉर्क स्ट्रीट रिट्रीट है, यह एक एग्जाम्पल की तरह ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए एक एग्जाम्पल की तरह काम किया, और तुरंत ही पूरे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में इस प्रकार के रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट सेंटर्स खुलने शुरू हो गए। नाउ इसी में दूसरा कंट्रीब्यूशंस फिलिप पिनेल का है। जिस प्रकार से विलियम ट्यूक जो इंग्लैंड से थे, वही काम फिलिप पिनेल जो हैं
वो फ्रांस में कर रहे थे, और फ्रांस में इन्हें लिबरेटर ऑफ द मेंटली इल पीपल कहा जाता था। फिलिप पिनेल जो थे फ्रांस के मेंटल हॉस्पिटल ला बीसेटेरे के इंचार्ज थे, और तब इन्होंने अपने तत्कालीन जो सरकार थी उसको, और जो अपने कलीग थे उसको उन्होंने कन्विंस किया कि जो मेंटली इल व्यक्ति हैं वो किसी प्रकार के डेविल से पोसेस्ड नहीं है, इस कारण से उनके साथ मानवीय व्यवहार करना जरूरी है। उन्होंने आग्रह किया कि जो ऐसे मेंटली इल पर्सन्स जिनको कि हथकड़ियों में बेड़ियों में बांध कर रखा गया है उससे उनको मुक्त कर देना चाहिए, और वो जो है डिज़र्व करते हैं कंपेशंस के लिए, वो उनके साथ होप एंड कंपेशंस की ज़रूरत है, और जिस प्रकार की जो माल ट्रीटमेंट दी जाती है, जो अभद्र अमानवीय व्यवहार किया जाता है, वो बंद कर देना चाहिए। उनके ऐसे कथन से, स्टेटमेंट से जो अस्पताल के कर्मचारी थे उन्हें उनका बहुत मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उन्हें मेंटली इल कहा जाने लगा। किंतु यह बहुत ही साहसिक कदम था जो इन्होंने उठाया, क्योंकि ऐसे कदम की अगर किसी प्रकार से फेलियर होती या होने की संभावना से उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी, यहाँ तक कि तत्कालीन सरकार के द्वारा मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। किंतु एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनके इस व्यू को एक्सेप्ट किया गया। सौभाग्य से यह बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और यह आज्ञा दी गई कि जो भी मेंटल इल पीपल्स हैं उनको चेन में या बेड़ियों में न बांधा जाए, उनको अच्छी भोजन, लाइटेड रूम प्रोवाइड किया जाए। पिनेल ने यह भी कहा कि जो भी ऐसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो जिस प्रकार से फिजिकली इल पीपल्स के ट्रीटमेंट्स होते हैं उसी प्रकार से ट्रीटमेंट मेथोलॉजी यूज किया जाए। तो लोगों का केस हिस्ट्री बनाना, उनके ट्रीटमेंट नोट्स बनाना, फिर इलनेस का क्लासिफिकेशन करना, इस प्रकार के जो केयर के जो कंपोनेंट हैं, तरीके हैं, उस पर लागू करने के लिए उन्होंने बल डाला। यहाँ से हम देखते हैं कि उन्होंने यह बतलाने की कोशिश की है कि जो मेंटली इल हैं उनके लिए क्रूएल्टी नहीं बल्कि एम्पैथी की ज़रूरत है, और उन्होंने यहाँ लोगों के इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात की है, और उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है कि ऐसे लोगों के लिए समाज को चाहिए कि एक बेहतर व्यवस्था प्रदान करें। इसी क्रम में जो अगला जो रोल रहा है वो है इली टोड का। इली टोड यूनाइटेड स्टेट्स से थे एंड ही वाज अ फिजिशियन। इन्होंने भी अपने उस तत्कालीन जो अपने सरकार और यहाँ तक कि अपने कलीग को कन्विंस किया कि मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ के हिसाब से मेंटली इल लोगों को ट्रीट किया जाए। तो इनके विचारों से लोग वहाँ के लोगों जो प्रभावित हुए, और उन्होंने आइडियोलॉजिकली और फाइनेंशियली इनका बहुत सपोर्ट किया, और इस कारण से टोड जो थे उन्होंने अच्छा खासा फंड रेज किया, और उन्होंने भी वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल द रिट्रीट हैटफोर्ड में 1824 में खोला। उनका देखा देखी यूनाइटेड स्टेट में और भी जगह बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स जो हैं खुलने लगे। इसके बाद अगला कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉर्थिया डिक्स का है 1802 से 1887 तक। टोड्स के एफर्ट के बावजूद यूनाइटेड स्टेट में अभी भी उतनी संख्या में हॉस्पिटल नहीं खोला जा सका था मेंटली इल पीपल के लिए।
इसके कारण प्रायः ऐसा होता था कि जगह की कमी होने के कारण या किसी अन्य परिस्थितियों में भी जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन्स थे उनको प्रिजन्स में या जेल में भेज दिया जाता था, जहाँ पर कि उन्हें रखा जाता था। डॉर्थिया डिक्स जो थी वो एक स्कूल टीचर थी जेल में, बोस्टन के जेल में संडे स्कूल टीचर थी। और उसने वहाँ पर देखा कि जो बहुत सारे इनमेट्स जो हैं वो वहाँ पर बंदी की तरह रखे गए हैं। हालांकि वो किसी प्रकार के अपराध के कारण नहीं रखे गए थे, बल्कि वो मेंटली इल या मेंटली रिटार्डेड थे। सो यह चीज़ें डॉर्थिया डिक्स ने देखी, जो उसे देखा, और फिर उन्होंने उनके इलाज के लिए, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना शुरू कर दिया। डॉर्थिया डिक्स जो थी वो अपने ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। वो लोगों का, मेंटली इल पीपल का ट्रीटमेंट कर रही थी, और वो अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर मेंटली रिटार्डेड लोगों के संबंधित, उनके इलाज से संबंधित डेटा कलेक्ट कर रही थी। और इन डेटा के माध्यम से वो सरकार को आगाह कर रही थी वर्तमान स्थिति के बारे में, और साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश कर रही थी कि डेटा के माध्यम से कि अगर इनका अच्छी तरह से इलाज हो और मानवीय ढंग से इनके साथ व्यवहार हो तो इनके मानसिक स्थिति में बहुत सुधार लाया जा सकता है। इस प्रकार के इन्होंने पैटर्न शहर टू शहर और लोगों से प्लेस टू प्लेस ये पैटर्न उन्होंने डाटा कलेक्शन का किया, और फाइनली उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस किया कि इस कार्य के लिए, मेंटली इल पीपल के लिए गवर्नमेंट बेहतर कार्य करे। और उनकी बातों से प्रभावित होकर वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, तत्कालीन गवर्नमेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस पर खर्च किए, और उनके इस कदम के कारण अमेरिका में बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल खुलने लगे। यह एक प्रकार का मूवमेंट के रूप में देखा जाने लगा, जिसे कि मेंटल हाइजीन मूवमेंट भी कहते हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ट्यूब, पिनल, टोड एंड डॉर्थिया डिक्स हालांकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, या किसी प्रकार का क्लिनिकल साइकोलॉजी से इनका लेना देना नहीं था, किंतु ऐसे लोगों ने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बढ़ने में एक फर्टाइल ग्राउंड के रूप में काम किया है। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से इनके द्वारा किए गए प्रयत्न ने जो क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड का जन्म दिया है। थैंक यू।